नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही पुरानी और डरावनी लोक कथा को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है एक बहुत ही शांत से गांव की और वहां आने वाले एक ऐसे अजनबी की जिसके आते ही ना सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए इस कहानी के राज को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बस एक लाइन से, जो प्रिया कहती है, गांव खतरे में है। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। एक तरह से हमें तैयार करती है कि भाई अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो ये कहना पड़ा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं, एक अजनबी का आना। अब कहानी हमें ले चलती है चांदपुर, एक बहुत ही खूबसूरत शांत सा गांव। यहाँ की जिंदगी ना बड़ी सीधी सादी थी, सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन ये सब तब तक ही था जब तक कि एक दिन माया नाम की एक रहस्यमयी औरत वहां नहीं आ गई। जरा सोचिए वो सीन, गांव की चौपाल पर सब लोग बैठे हैं अपनी बातों में मगन, और तभी अचानक ये औरत वहां पहुंचती है, इतनी खूबसूरत कि उसकी मुस्कान, उसकी चाल ढाल सब पर जादू कर देती है। सबका ध्यान बस उसी पर टिक जाता है। अरे गांव के सरपंच तक उसके आकर्षण में आ जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं, और वो बस कुछ दिन रुकने की इजाजत मांगती है। और जैसे ही माया आती है ना, गांव वाले तुरंत दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक तरफ है विजय, जो मतलब उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया है, और दूसरी तरफ है अजय, जिसे पहले दिन से ही लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और बस यहीं से कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगती है। हुआ ये कि माया के आने के बस कुछ ही दिन बाद गांव में बहुत ही अजीब डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, और इसकी शुरुआत होती है पहले शिकार के साथ। सबसे पहला शिकार थे गोपाल काका। एक भले चंगे किसान थे। एक दिन वो अपने ही खेतों में बेहोश मिलते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो वो इतने ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं था। तो जब लोगों ने गोपाल काका से पूछा कि हुआ क्या था, तो उन्होंने बस यही बताया, मैंने एक सुंदर स्त्री देखी, उसकी आवाज में जैसे कोई जादू था, और फिर मुझे कुछ याद नहीं, बस सब कुछ अंधेरा। और पता है, यही वो बात है, यही वो सुराग है जो बार बार सामने आएगा और इस राज को और भी ज्यादा उलझा देगा। और फिर जो गोपाल काका के साथ हुआ वो दोहराने लगता है, एक के बाद एक। रमेश, शामू, गांव के दूसरे किसान भी ठीक उसी हालत में मिलने लगते हैं, और सबकी कहानी भी एक ही है, एक सुंदर औरत और फिर बेहोशी। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न बन चुका था, और जाहिर है पूरे गांव में खौफ का माहौल बन गया। तो अब जब डर इतना बढ़ गया तो तीन लोग सामने आते हैं जो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वो फैसला करते हैं कि इस सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। कौन थे वो तीन लोग? एक तो था शक करने वाला अजय, दूसरी थी जिज्ञासु प्रिया, और तीसरे थे गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हरि बाबा। और यहां से ना कहानी की तीन अलग अलग कड़ियां जुड़ना शुरू होती हैं और राज खुलने लगता है। पहली रात अजय माया का पीछा करते करते गांव के पुराने खंडहर तक पहुंच जाता है, और वहां वो क्या देखता है कि माया के पास एक अजीब सा चमकता हुआ फूल है। फिर दूसरी रात प्रिया, जो उससे दोस्ती का नाटक कर रही थी, वो भी उसका पीछा करती है, और वो देखती है कि माया उस फूल से बातें कर रही है, फुसफुसा रही है, और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही हैं। और फिर तीसरी रात जब हरि बाबा ये सब सुनते हैं तो वो परेशान होकर अपने पुरखों की एक पुरानी किताब खोलते हैं जवाब ढूंढने के लिए। तो देखिए, अजय को एक सुराग मिला, प्रिया ने एक अजीब हरकत देखी, और हरि बाबा ज्ञान की किताबों में जवाब खोज रहे हैं। तीनों को इस पहेली का एक एक जरूरी हिस्सा मिल जाता है, और हरि बाबा को जवाब मिल जाता है। वो पुरानी किताब खुलासा करती है कि गांव में जो आतंक फैला रही है वो है एक यक्षिणी। अब ये कोई आम राक्षस नहीं है, इसका एक खास मकसद है। ये इंसानों को अपने मुंह में फंसाकर उनकी जीवन शक्ति, यानी कि उनकी जिंदा रहने की ताकत को सोख लेती है, ताकि वो खुद हमेशा जवान और ताकतवर बनी रहे। तो अब जब सबको सच्चाई पता चल चुकी है तो गांव वाले डर कर बैठने वाले नहीं हैं। अब उनके पास सिर्फ डर नहीं बल्कि ज्ञान भी है, और इसी ज्ञान के साथ वो उस खंडर में आखिरी लड़ाई की तैयारी करते हैं। और बस यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
खंडहर में विजय और अजय माया का सामना करते हैं और तभी माया का वो खूबसूरत चेहरा पिघलने लगता है और उसकी जगह सामने आता है एक खौफनाक जीव जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मतलब जो उनका सबसे बुरा डर था वो सच साबित हो जाता है और वो खुद ऐलान करती है कि वो चमकता हुआ फूल ही उसकी सारी ताकत का राज है। लेकिन गांव वाले भी पूरी तैयारी से आए थे। वो ऐसे ही लड़ने नहीं पहुंच गए थे। हरि बाबा ने एक पूरा प्लान बनाया था, 4 स्टेप्स का। पहला, हरि बाबा प्राचीन मंत्र पढ़कर एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड बनाएंगे। दूसरा, बाकी गांव वाले यक्षिणी को भड़काएंगे, उसे बातों में उलझाए रखेंगे ताकि उसका ध्यान बटा रहे। तीसरा और सबसे मुश्किल काम, विजय और अजय उस यक्षिणी की ताकत को चीरते हुए उस फूल तक पहुंचेंगे और उसे छीन लेंगे। और चौथा, उस फूल को फौरन हरि बाबा के पास लाया जाएगा ताकि वो उसे अपने मंत्रों से हमेशा के लिए खत्म कर सकें। तो ये प्लान दिखाता है कि गांव वाले कितने बहादुर और एकजुट थे। और जैसे ही वो फूल जलना शुरू होता है, जैसे ही उसकी ताकत खत्म होने लगती है, यक्षिणी गायब होने से ठीक पहले अपनी आखिरी और सबसे डरावनी धमकी देती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? ये फूल मेरी ताकत है, मैं लौट कर आऊंगी, ये मेरा वादा है। और ये वादा, ये कहानी को एक बहुत ही खौफनाक मोड़ दे जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। लड़ाई के बाद क्या हुआ? देखिए, जो सामने का खतरा था वो तो टल गया, लेकिन जो असर गांव वालों के मन पर पड़ा ना, वो हमेशा के लिए रह गया। ये तुलना साफ दिखाती है कि गांव कितना बदल चुका था। जो गांव पहले शांत था, जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, अब वहां हर कोई सतर्क रहता है, हर अजनबी को शक की नजर से देखता है। जहां लोग रात में बेखौफ घूमते थे, अब अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो लड़ाई तो जीत गए, लेकिन उस गांव ने अपनी मासूमियत हमेशा के लिए खो दी। और आखिर में कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या वो बुराई सच में खत्म हो गई है? यक्षिणी तो चली गई, लेकिन क्या उसकी ताकत और उसका वो वादा अब भी कहीं जिंदा है? और इस कहानी का विश्लेषण हम इसी आखिरी खौफनाक लाइन के साथ खत्म करेंगे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उन खंडहरों के पास एक हल्की सी रोशनी फिर से दिखाई दी। अब देखिए, फूल तो नहीं है, लेकिन वो चमक है। एक ऐसा डर है जो कहा नहीं जा सकता कि शायद यक्षिणी का वो वादा सिर्फ एक धमकी नहीं था। और बस यहीं पर ये कहानी हमें एक ऐसे डर के साथ छोड़ जाती है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।